नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार, इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम औद्योगिकरण के युग यानी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की उस पूरी यात्रा को डिकोड करेंगे जो सिर्फ मशीनों के आने तक सीमित नहीं है। देखिए, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के जीएस पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक जादुई और चमकदार पश्चिमी नजरिए से देखते हैं, है ना? लेकिन आज हम इस नैरेटिव से बाहर निकलेंगे। हमारा पूरा फोकस उन स्ट्रक्चरल बदलावों और सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं पर होगा जहां से सीधे और हाई यील्ड सवाल बनते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे मुख्य टॉपिक्स रहेंगे औद्योगिकरण का भ्रामक उदय, फैक्ट्रियों से पहले का युग, भारतीय बुनकरों पर औपनिवेशिक प्रहार, भारत में शुरुआती औद्योगिकरण और आखिर में हम देखेंगे बाजार विज्ञापन और राष्ट्रवाद का कनेक्शन। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला विषय है औद्योगिकरण का भ्रामक उदय। आधुनिक इतिहास को सही मायनों में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस आदर्श तस्वीर को तोड़ना होगा जिसे पश्चिमी देशों ने तकनीकी प्रगति के नाम पर दुनिया के सामने पेश किया था। 1900 में एटी पॉल द्वारा बनाया गया मशहूर चित्र सदी का उदय या डॉन ऑफ द सेंचुरी इस भ्रामक और आदर्शवादी सोच का एक परफेक्ट उदाहरण है। जरा सोचिए, इसमें प्रगति के एक देवी को रेलवे, कैमरे और कारखानों के एक नए युग को लाते हुए दिखाया गया है। ऐसा लगता है मानो यह सब बस किसी जादू की छड़ी घुमाने से हो रहा है और इसके पीछे इंसानों का कोई संघर्ष या मेहनत है ही नहीं। बिल्कुल, यही सोच उस दौर की व्यापारिक पत्रिकाओं में भी झलकती थी। दो जादूगर नाम का एक बहुत ही फेमस इलिस्ट्रेशन है जो पश्चिम के आधुनिक मैकेनिक को एक चमत्कारी जादूगर के रूप में पेश करता है जो ऊंची ऊंची इमारतें और पुल बना रहा है, और दूसरी तरफ पूर्व यानी ओरिएंट को अलादीन के रूप में दिखाया गया जिसे पिछड़ा और पारंपरिक मान लिया गया। कुल मिलाकर औद्योगिकरण की पूरी कहानी को सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी मशीनों की महान जीत के रूप में सेट कर दिया गया। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर, जो है फैक्ट्रियों से पहले का युग। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि औद्योगिकरण की शुरुआत तो बस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लगने से ही हुई थी, लेकिन ये एक ऐसा मिथक है जिसे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्लियर करना बहुत जरूरी है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले हर उम्मीदवार को आदि औद्योगिकरण यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। प्रीलिम्स हो या मेंस, ये बहुत काम आता है। दरअसल ये वो दौर था जब प्रोडक्शन का पूरा नेटवर्क व्यापारियों के कंट्रोल में था। सामान शहरों की किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं बन रहा था, बल्कि किसान और कारीगर अपने ही परिवार के साथ खेतों और घरों में रहकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए चीजें बना रहे थे। ये एक बहुत ही बड़े पैमाने की और विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था थी। 18वीं सदी के ऐतिहासिक साक्ष्य हमें बहुत ही साफ तौर पर दिखाते हैं कि कैसे पूरा का पूरा परिवार एक साथ इस उत्पादन प्रक्रिया में जुटा हुआ था। अब सवाल है कि ऐसा क्यों था? दरअसल उस वक्त खेती से होने वाले इनकम लगातार गिर रही थी। ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाने और घर चलाने के लिए किसानों को हाथ के काम और इस तरह के घरेलू उत्पादन पर पूरी तरह निर्भर होना पड़ा था। लेकिन देखिए, इस युग की एक बहुत ही भयानक और कड़वी सच्चाई भी थी जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता था। उस समय काम ज्यादातर मौसमी या सीजनल होता था। बाजार में काम की तलाश में भटकते हुए सस्ते और गरीब मजदूरों की इतनी ज्यादा भरमार थी कि उद्योगपतियों को मशीनें लगाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। महंगी मशीनें खरीदने और उनमें निवेश करने के बजाय वे बेहद कम वेतन पर इन जरूरतमंद और मौसमी मजदूरों से काम करवाना ज्यादा मुनाफे का सौदा मानते थे। अब हम अपने विश्लेषण को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मोड़ते हैं और हमारा तीसरा विषय है भारतीय बुनकरों पर औपनिवेशिक प्रहार। ये समझना बहुत ही क्रूशल है कि ब्रिटेन का औद्योगिक उदय कोई अपने आप हुआ चमत्कार नहीं था। ये सीधे तौर पर हमारे भारतीय कपड़ा उद्योग के सुनियोजित विनाश पर टिका हुआ था। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ली, उसने भारतीय सूती और रेशमी कपड़ों के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाने के लिए एक बहुत ही कैलकुलेटेड 3 चरणीय रणनीति अपनाई। पहला कदम, मौजूदा व्यापारियों और दलालों को रास्ते से हटाना। दूसरा, बुनकरों को कंट्रोल करने के लिए अपने वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त करना। और तीसरा, बुनकरों को पेशगी यानी एडवांस देकर हमेशा के लिए कर्ज के जाल में फंसा लेना। मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड और स्ट्रक्चर्ड पॉइंट है। इस पूरे शोषण तंत्र के बिल्कुल बीचों बीच जो पद था उसे कहा जाता था गुमाश्ता। अब ये गुमाश्ता कौन थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए वेतनभोगी कर्मचारी थे।
ये अक्सर ऐसे बाहरी व्यक्ति होते थे जिनका गांव वालों से कोई सामाजिक या भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता था। इनका काम था बुनकरों पर नजर रखना, माल इकट्ठा करना और क्वालिटी चेक करना। ये लोग अक्सर सिपाहियों और चपरासियों को लेकर आते थे और माल तैयार होने में थोड़ी सी भी देरी होने पर बुनकरों को बुरी तरह पीटते थे। इस क्रूर व्यवस्था ने बुनकरों की बाजार तक सीधी पहुंच ही पूरी तरह खत्म कर दी। इसका नतीजा क्या निकला? हमारे जो पारंपरिक बुनकर थे, उनकी मोलभाव करने की ताकत पूरी तरह से छिन गई। हालत ये हो गई कि उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीनें तक छोड़नी पड़ी। बस कंपनी की उन मनमानी मांगों को पूरा करने के चक्कर में वे एक ऐसे अंतहीन कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और इन औपनिवेशिक नीतियों का जो विनाशकारी इम्पैक्ट पड़ा, उसे सिर्फ एक आंकड़े से समझा जा सकता है। सुनिए ऐसे ध्यान से। कुल निर्यात में भारतीय सूती कपड़ों की जो हिस्सेदारी 1811-12 में 33% हुआ करती थी, वो ब्रिटिश नीतियों के कारण 1850-51 आते आते लुढ़क कर मात्र 3% रह गई। जी हाँ, सिर्फ 3%। ऐतिहासिक नजरिए से यह गिरावट बेहद चौंकाने वाली है और एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही शानदार और इम्पैक्टफुल डेटा पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे विषय की ओर, जो है भारत में प्रारंभिक औद्योगीकरण। इतनी भारी औपनिवेशिक रुकावटों और मुश्किलों के बावजूद अब हमारी ये कहानी भारतीय उद्योगों के लचीलेपन और उनके शानदार कमबैक की ओर मुड़ती है। उस दौर में यूरोपीय मैनेजिंग एजेंसीज का पूरी तरह से दबदबा था और माहौल भारतीय कारोबारियों के लिए बेहद भेदभावपूर्ण था। लेकिन फिर भी पारसी और मारवाड़ी समुदाय के हमारे दूरदर्शी उद्यमियों ने अपना रास्ता खुद बनाया। जे.एन. टाटा जैसे विजनरी लोगों ने चीन के साथ होने वाले व्यापार से पूंजी इकट्ठी की और इन्हीं लोगों ने भारत में पहली सूती और जूट मिलों की मजबूत नींव रखी। अब जैसे जैसे इन देसी कारखानों का विस्तार हुआ तो क्या हुआ? ग्रामीण इलाकों और आसपास के जिलों से गरीब किसान और बेरोजगार कारीगर काम की तलाश में बंबई और कानपुर जैसे बड़े शहरों की ओर उमड़ पड़े। इस एक बड़े माइग्रेशन ने आधुनिक भारत के डेमोग्राफिक और लेबर लैंडस्केप को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। समाज और अर्थव्यवस्था का ये गहरा जुड़ाव सिविल सेवा परीक्षाओं के पैटर्न से बिल्कुल मेल खाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ऐसा नहीं था कि मशीनें आने से हमारा हथकरघा या हैंडलूम सेक्टर रातों रात गायब हो गया। बिल्कुल नहीं। फ्लाई शटल जैसे छोटे लेकिन बहुत ही जबरदस्त तकनीकी बदलावों ने पारंपरिक बुनकरों को अपनी उत्पादकता डबल करने में मदद की। ये रस्सियों और पुलियों से चलने वाला एक साधारण सा यांत्रिक उपकरण था, लेकिन इसी के दम पर हमारे बुनकर 20वीं सदी तक मशीनों से बने माल को कड़ी टक्कर देते रहे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के 5वें और अंतिम विषय पर, बाजार, विज्ञापन और राष्ट्रवाद। इस हिस्से में हम वाणिज्य और व्यापार के उस सांस्कृतिक युद्ध क्षेत्र को डिकोड करेंगे जिसे अक्सर किताबों में इग्नोर कर दिया जाता है। आखिर उस दौर में भारतीय जनता के दिमाग से खेलकर उन्हें प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते थे? ऐतिहासिक विज्ञापन सच में एक बहुत ही गजब का विरोधाभास दिखाते हैं। एक तरफ ब्रिटिश निर्माता थे जो अपने विदेशी और आयातित कपड़ों को भारतीय लोगों के बीच भरोसेमंद बनाने के लिए लेबलों पर धड़ल्ले से हमारे भारतीय देवी देवताओं के चित्र छाप रहे थे, और दूसरी तरफ ये देखना कितना शानदार है कि बाद में हमारे भारतीय उद्योगपतियों ने भी ठीक इन्हीं देवी देवताओं की छवियों का इस्तेमाल स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को हवा देने के लिए किया। व्यापारिक लेबल किस तरह रातों रात राष्ट्रवाद का हथियार बन गए, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। जैसे जैसे हम आदि औद्योगिकरण से लेकर राष्ट्रवादी उद्यमों तक के इन बड़े ऐतिहासिक बदलावों को एनालाइज करते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। जरा सोचिए, 19वीं सदी के आर्थिक नियंत्रण के वे औपनिवेशिक पैटर्न आज के ग्लोबल ट्रेड को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? क्या उस समय के वो व्यापारिक असंतुलन और नियंत्रण के तरीके सिर्फ इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं, या फिर आज की हमारी आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स में भी उनकी गूंज किसी न किसी रूप में साफ सुनाई देती है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इतिहास की इन कड़ियों को वर्तमान से जोड़कर देखते रहिए और अपनी तैयारी को एक नया एज देते रहिए। जब भी हम औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी मशीनें, धुआं उगलती चिमनियां और विशाल कारखाने, राइट? ऐसा लगता है जैसे अचानक एक दिन दुनिया भर में कारखाने खुल गए और आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम जिस ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं उसमें हम इस युग की उन अनकही और अकल्पनीय सच्चाइयों से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं दबकर रह जाती हैं।
तो चलिए इस विषय की जड़ों तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन कॉमन धारणा को चुनौती देते हैं। क्या औद्योगिकरण की शुरुआत सच में केवल ईंट और पत्थर के इन विशाल कारखानों के उदय के साथ ही हुई थी? हम अक्सर यही मान लेते हैं कि मशीनों के आविष्कार ने ही इस युग को जन्म दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तो उस भव्य तस्वीर का सिर्फ एक बहुत ही छोटा और वो भी एकदम आखिरी हिस्सा है। असली कहानी तो इन कारखानों की नींव रखे जाने से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। और यहीं पे एंट्री होती है एक बेहद रोमांचक कॉन्सेप्ट की, जिसे हम प्रोटो औद्योगिकरण या पूर्व औद्योगिकरण कह सकते हैं। अब ये कोई एक जगह सिमटा हुआ काम नहीं था, बल्कि एक विशाल विकेंद्रीकृत ग्लोबल सप्लाई चेन थी जो, जरा सोचिए, पूरी तरह से छोटे छोटे गांवों की झोपड़ियों से चल रही थी। 17वीं शताब्दी में ही शहरी व्यापारी सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर गरीब किसानों और कारीगरों को एडवांस पैसा दे रहे थे ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर सूत और कपड़े तैयार कर सकें, वो भी बिना किसी आधुनिक कारखाने के। आज के इस मॉडर्न कार्गो जहाज़ों और विशाल लॉजिस्टिक्स के दौर में ये इमेजिन करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है कि सदियों पहले व्यापार कैसे होता होगा। लेकिन ये एक निर्विवाद सत्य है कि भारी भरकम मशीनों के आने से बहुत पहले ही एक अत्यंत जटिल और विशाल ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव था। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा नेटवर्क केवल कुशल इंसानी हाथों की कारीगरी पर टिका था। गांव-गांव में तैयार होने वाला ये माल बिना किसी ऑटोमेटिक मशीन के दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच रहा था। अमेजिंग है ना? अब विक्टोरियन ब्रिटेन का एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी विरोधाभास देखिए। एक तरफ स्पिनिंग जेनी जैसी नई नवीली मशीनें थोक के भाव में एक जैसा माल उगल रही थीं, लेकिन दूसरी तरफ जो उच्च वर्ग के कुलीन लोग थे वो इन मशीनी उत्पादों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके लिए ये मशीन से बना माल सिर्फ उपनिवेशों में निर्यात करने लायक सस्ता सामान था। अमीर वर्ग केवल हाथों से बनी जटिल और अद्वितीय चीजें ही पहनना पसंद करता था। उनका मानना था कि हाथ की कारीगरी में दिखने वाली मानवीय खामियां ही उस समय असली विलासिता और स्टेटस का सर्वोच्च प्रतीक हैं। इतिहास का एक और बड़ा व्यंग बताऊं, शुरुआत में खुद बड़े बड़े उद्योगपति मशीनों से कतराते थे। भाप के इंजन जैसी क्रांतिकारी मशीनों को अपनाने में उन्हें भारी हिचकिचाहट होती थी, और इसकी वजह बहुत ही प्रैक्टिकल थी। ये मशीनें बहुत महंगी थीं, आए दिन खराब हो जाती थीं और इनकी मरम्मत में भारी खर्चा आता था। और इसके ठीक उलट बाजार में बेरोजगार मजदूरों की भारी भीड़ थी जो कौड़ियों के भाव काम करने को तैयार थी। तो आप ही सोचिए, जब इंसानी श्रम इतना सस्ता और आसानी से मिल रहा हो तो कोई भी व्यापारी इन अनिश्चित मशीनों पर अपना पैसा क्यों फंसाएगा? आज के समय में हमें एआई और ऑटोमेशन के कारण नौकरियां जाने का जो डर सताता है, सच कहूं तो ये कोई नई बात नहीं है। 1764 में जब जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया तो एक ही पहिया घुमाने से कई धागे बनने लगे। ये देखकर हाथ से ऊन काटने वाली महिला कामगारों के भीतर अस्तित्व का एक गहरा संकट पैदा हो गया। उनका सीधा सीधा रोजगार छिन रहा था। अपनी रोजी रोटी खत्म होने के इसी वास्तविक और भयानक डर की वजह से उन्होंने इन नई मशीनों पर हिंसक हमले किए और उन्हें तोड़ डाला। खैर, जहां एक तरफ यूरोप में औद्योगिक परिवर्तन की ये लहरें उठ रही थीं, ठीक उसी समय भारत में एक भयानक विनाशकारी तूफान आकार ले रहा था। 18वीं सदी के मध्य तक आते आते सदियों से चला आ रहा वो अत्यंत मजबूत पारंपरिक व्यापार नेटवर्क, जिस पर भारतीय बुनकरों का एकाधिकार था, वो पूरी तरह से ढहने की कगार पर आ गया था। यूरोपीय कंपनियों की बढ़ती ताकत ने एक ऐसी गहरी साजिश रची थी जो भारत के समृद्ध कपड़ा उद्योग को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली थी। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1.6 करोड़ रुपए। 17वीं सदी के अंत में केवल सूरत के बंदरगाह से होने वाले व्यापार की ये कुल वैल्यू थी। उस जमाने के हिसाब से ये रकम इतनी विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये अकेला आंकड़ा इस बात का पक्का प्रमाण है कि उस समय ग्लोबल कपड़ा बाजार पर भारतीय सूती और रेशमी माल का कितना भयंकर दबदबा था। दुनिया भर का धन खिंचकर इन्हीं बंदरगाहों के रास्ते भारत आ रहा था। लेकिन महज कुछ दशकों बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 1740 के दशक तक आते आते सूरत का वो विशाल व्यापार धड़ाम से गिरकर सिर्फ 30 लाख रुपए पर सिमट गया। और देखिए, ये कोई प्राकृतिक गिरावट या बाजार का आम उतार चढ़ाव नहीं था। ये यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म करने की एक बहुत ही सोची समझी और निर्मम चाल थी। पुराने बंदरगाहों को उजाड़कर बंबई और कलकत्ता जैसे नए औपनिवेशिक केंद्र स्थापित किए गए, जिन पर पूरी तरह से विदेशियों का कंट्रोल था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने के लिए एक बेहद क्रूर कॉर्पोरेट प्लेबुक का इस्तेमाल किया।
सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो सदियों पुराने लोकल दलाल थे उन्हें बाजार से बाहर खदेड़ दिया। फिर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए नकद कर्ज यानी एडवांस का लालच दिया। अब कैच यहां था कि एक बार कर्ज ले लिया तो बुनकरों पर किसी भी अन्य खरीदार को अपना माल बेचने पर सख्त कानूनी रोक लगा दी गई। ये एक ऐसा अचूक आर्थिक जाल था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और इस पूरे जाल को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम सौंपा गया गुमाश्तों को। वैसे तो ये वेतनभोगी कर्मचारी थे, लेकिन इनका काम किसी क्रूर जेलर से बिल्कुल भी कम नहीं था। इस गुमाश्ता प्रणाली ने बुनकरों को उनके ही घरों में एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया। हर छोटी बड़ी बात पर उनकी सख्त निगरानी की जाती, और अगर माल तैयार होने में जरा सी भी देरी हो जाए तो उन्हें कोड़े तक मारे जाते थे। मोलभाव करने की शक्ति तो दूर की बात है, बुनकरों से उनकी इंसानी गरिमा तक छीन ली गई थी। लेकिन दमन और निराशा के इस पूरे अंधकार के बीच भी कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ बेहद साहसी और जुझारू उद्यमियों ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। एक तरफ जहां औपनिवेशिक सरकार भारतीय उद्योगों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से एक नया भारतीय औद्योगिक वर्ग अपनी जड़ें जमा रहा था। तमाम विपरीत परिस्थितियों और भारी सरकारी भेदभाव के बावजूद इन दूरदर्शी लोगों ने एक नए और स्वतंत्र औद्योगिक साम्राज्य की नींव रखनी शुरू कर दी थी। इनमें द्वारकानाथ टैगोर, दिनशॉ पेटेट, जमशेदजी टाटा और सेठ हुकुमचंद जैसे महान अग्रदूत शामिल थे। इन्होंने एक बहुत ही चतुर और शानदार रणनीति अपनाई। चूंकि भारत के व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, तो इन्होंने अपना ध्यान चीन की तरफ मोड़ा। व्यापार से उन्होंने जो भारी मुनाफा कमाया, उस विशाल पूंजी को उन्होंने बड़ी ही होशियारी से भारत में पहली पीढ़ी की कपड़ा और जूट मिलें लगाने में इन्वेस्ट कर दिया। ये ब्रिटिश एकाधिकार के सीने पर एक करारा प्रहार था। अब जरा इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग्य देखिए। प्रथम विश्व युद्ध, जो पूरी दुनिया और लाखों लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुआ, वही युद्ध भारतीय उद्योगों के लिए एक अजीब सी संजीवनी लेकर आया। युद्ध से पहले तक भारतीय मिल्स मैनचेस्टर के सस्ते कपड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रही थीं। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटिश कारखाने पूरी तरह से अपनी सेना के लिए सामान बनाने में उलझ गए। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय कारखानों ने रातों रात जूट की बोरियों, वर्दियों और टेंटों का प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया कि भारत में एक ऐतिहासिक इंडस्ट्रियल बूम आ गया। और इन सब के बीच एक और कमाल की चीज हो रही थी। विशाल मशीनों और बड़े बड़े कारखानों के इस आक्रामक विस्तार के बावजूद मानवीय कौशल ने हार नहीं मानी। हमारे पारंपरिक हथकरघा बुनकरों ने गजब का लचीलापन दिखाया। बाजार में टिके रहने के लिए उन्होंने फ्लाई शटल जैसे छोटे लेकिन बेहद असरदार नवाचार अपनाए। आपको जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन बड़े कारखानों के उस तथाकथित स्वर्ण युग में भी 1900 से 1940 के बीच हथकरघा उत्पादन कम होने के बजाय वास्तव में 3 गुना बढ़ गया। यह इंसानी जीवटतर की एक शानदार मिसाल है। इसी दौरान मार्केटिंग और विज्ञापनों की एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और चालाक दुनिया भी जन्म ले रही थी। विदेशी उद्योगपति ये बात बहुत अच्छे से समझ गए थे कि भारतीय बाजार में अपना माल खपाने के लिए सिर्फ क्वालिटी ही काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने एक हैरान करने वाली चाल चली। उन्होंने विदेशी कपड़ों और कैलेंडरों पर कृष्ण और सरस्वती जैसे हमारे पूजनीय देवी देवताओं की तस्वीरें छापनी शुरू कर दी। मकसद बिल्कुल साफ था, ताकि आम जनता को वो विदेशी माल पराया न लगे और वो उसे ईश्वरीय आशीर्वाद मानकर खरीद लें। मास्टरमाइंड रणनीति है ना? लेकिन ये विज्ञापन युद्ध कोई एक तरफा खेल नहीं था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने एक बहुत ही शानदार जवाबी हमला किया। उन्होंने बिल्कुल उन्हीं विज्ञापन रणनीतियों और जगहों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार मैसेज पूरी तरह से स्वदेशी था। विज्ञापनों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए लोगों के अंदर राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाओं को भड़काया गया और विदेशी कपड़ों के पूर्ण बहिष्कार की अपील की गई। इसने ये साबित कर दिया कि एक सशक्त विचार और सही ब्रांडिंग किसी भी विशाल कारखाने से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। तो स्पिनिंग जेनी के उस शुरुआती दौर से लेकर आज के इस अत्याधुनिक एआई और ऑटोमेशन के युग तक एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल आज भी हमारा पीछा कर रहा है। क्या लगातार होता ये यंत्रीकरण और मशीनों पर हमारी निर्भरता हमेशा सिर्फ प्रगति ही लाती है, या फिर इसकी एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं? इतिहास की ये घटनाएं आज के हमारे आधुनिक समाज को अपनी दिशा पर गहराई से विचार करने पर मजबूर करती हैं। इस ऐतिहासिक सफर और एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।